मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके फायदे की, आपके पैसों को बढ़ाने के उपायों की। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में ग्रो के को फाउंडर एवं सीईओ हर्ष जैन जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद मनीष जी, शो पे बुलाने के लिए। जी स्वागत है सर आपका। हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हर्ष जैन जी से पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो गृहिणियों की आर्थिक मजबूती के क्या उपाय किए जा सकते हैं? आपके हिसाब से गृहिणियों को बचत और निवेश के किन ऑप्शंस का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस चूज करने चाहिए? सो मनीष जी, वुमेन्स डे में गृहिणी एक स्मॉल पार्ट है, मतलब सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारी कंट्री में, बट बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोफेशंस में है। घर संभालना भी एक प्रोफेशन है, तो इसलिए सबका अपना जी। अपना अलग नीड होती है। देखिए, मैं ऐसे देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है, जो निवेश करना है, ये एक जरूरत है और जिम्मेदारी भी है सबकी। राइट, जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अभी ध्यान रखेंगे तब आपको फ्यूचर में पैसे की ग्रोथ मिलेगी। आपको जब जरूरत होगा पैसा, तब आपके पास अवेलेबल होगा। आपका पैसा स्थिर नहीं रहेगा। स्थिर रहने से ये होता है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं और पैसा कम हो जाता है, रिलेटिविटी होती है। तो वो सारी चीज़ नहीं होंगी। और जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि आप सोशल सर्कल में, आप आप अपना खुद का भी सोचते हैं, आपको रिस्क डी रिस्क करना होता है, आपके फैमिली है, सबके लिए सोचना होता है। तो इसलिए जिम्मेदारी भी है और ज़रूरत भी है। और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को करना चाहिए। देश में पिछले कुछ सालों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन खुद से, ऐसा नहीं कि उनका पैसा निवेश नहीं होता था, बट खुद से एक्टिवली उन्होंने कम पार्टिसिपेट किया, बिकॉज मे बी ज़्यादा बिजी रहते हैं या फिर कम लोगों को इंटरेस्ट आया है समझने सीखने में। बट लास्ट अगर आप 2-4 साल से देखें, तो बहुत हम्म। पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है। और हम हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे करीब 2.5 करोड़ लोग हैं, और हम देखते हैं कि उनमें जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो काफी, मतलब लास्ट 2 साल में बढ़ा है। तो जनरल हमारा तो अभी ये व्यू हो गया है कि हम हर बार बोलते रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर हम ये बोले कि भाई वो कर रहे हैं और बहुत लोग कर रहे हैं, हम उनको देखें ही सही और उनको सेलिब्रेट करें, तो आई थिंक सबको मोटिवेशन वैसे ही आ जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। जो भी आलस कर रहा है या जो भी सोच रहा है कि ये डिफिकल्ट है या रिस्की है, उनको इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि जब सभी जने कर रहे हैं चारों तरफ, तो हमें देखना चाहिए। तो ऑप्शन जो आप बोल रहे हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बहुत पर्सनल चॉइस है। महिला पुरुष से नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ एज से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। सबकी अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है। रिस्क का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ पैसा किसी प्रोडक्ट में, किसी एसेट में निवेश करेंगे, तो हम्म। पैसा शॉर्ट टर्म में कितना गिर सकता है और लॉन्गर टर्म में उसकी कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है। राइट, तो ये रिस्क है। सही तो कहते कभी गिर हैं। गया, कभी बढ़ गया, तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है कि ठीक है, ये मेरा जो पैसा है वो मेरा कोर जो मेरे लिविंग है, जो मेरे को दिनचर्या के लिए मेरे को पैसे चाहिए, आज चाहिए 3 साल बाद चाहिए, उसमें नहीं है ये पार्ट इस पैसे का। ये पार्ट ऐसा है कि मैं लॉन्ग टर्म में इसको देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि बहुत बड़ा बने, तो आप उसमें हायर रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर 6 महीने साल भर में मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन होगी जैसे अभी सिचुएशन है और मार्केट गिर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आपने 5 साल बाद के लिए लिया है। तो उसमें आप फिर इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी वाले जैसे ऑप्शंस देखते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को लो रिस्क रखना है, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता है कि मेरा पैसा गिरते हुए दिखे या कम होते हुए दिखे ज्यादा, मुझे तो अच्छा लगता है चेक कम करो, तो फिर आप उसमें डेट फंड्स या फिक्स डिपॉजिट्स या फिर आप लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा निवेश करते हैं। तो ऐसे आपकी रिस्क के हिसाब से और आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आप डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके। जब लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं तो एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं आमतौर पर, और वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। जब महंगाई आपका 5% के आसपास चल रहा होता है और बैंक आपको एफडी पर 6% का रिटर्न दे रहे होते हैं, तो वास्तविक रिटर्न जो है 1% का ही माना जाता है। तो बचत और निवेश पर पड़ने वाले रिटर्न महंगाई से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। हम्म। तो इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि उनको इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेटर रिटर्न मिल सके? नहीं, सही कहा आपने मनीष जी। बहुत ज्यादा हम बहुत सी बार ये चीज भूल जाते हैं कि जो सिक्योरिटी, पैसे का क्या, पैसे का जैसे मैंने आपको बताया रिस्क होती है। मार्केट में आज डालते हैं, चाहे आप स्टॉक्स में डालते हैं, चाहे इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, एक रिस्क तो होती है। तभी वो आता भी है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाता है।
उसका जी मतलब ये है कि आज अगर आपने 100 रुपये डाले तो आपको कुछ दिनों में वो 99 या 95 रुपीज भी दिख सकते हैं आपके डैशबोर्ड पे, राइट? आप अपनी ऐप पे देखेंगे तो आपको वो कम भी दिख सकता है। दैट इज रिस्क। हम ये मिस कर जाते हैं कि जब हम पैसे अगर नहीं इन्वेस्ट करते, नहीं निवेश करें, और हम केवल बैंक में रखें या केवल एफडी में रखें, और एफडी में अगर 4.5 5.5% मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई मान लीजिए 6.5% से बढ़ रही है, तो जो आपको आज एक स्कूटर खरीदना है वो मान लीजिए 1 लाख का आज आ रहा है, और वो 1,10,000 का मिलेगा अगले साल, तो आपने जो एफडी की उस पर तो 1 लाख के 1,05,000 ही हुए, तो आज तो आप खरीद सकते जी। थे, बट आप 1 साल बाद नहीं खरीद सकते उसे। तो जो हमने सेफ समझा वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें हमने महंगाई को नजरअंदाज कर दिया। तो अगर महंगाई का अनुमान जो आरबीआई और जो एनालिस्ट लगाते हैं उसके अनुमान के हिसाब से अगर हम रखें, और उसके बाद हम जो रिटर्न ला रहे हैं उसको हम समझे, तो उसको एडजस्टेड इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बोलते हैं। कि मान लीजिए 6% इन्फ्लेशन आएगा तो 1 लाख 6,000 बन जाएंगे। अगर 1,06,000 के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है 1 लाख पे, तो वो आपको नेट रिटर्न है, बाकी सब तो आपका महंगाई में ही चले गया, तो आपको कुछ तो हम्म। मिला नहीं। तो वो आप जैसा जो टर्म यूज कर रहे थे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, उसको कहते हैं कि आप अपने टोटल रिटर्न में से इन्फ्लेशन हटा देते हैं, और आपको लगता है नेट मैंने कितना कमाया मेरे निवेश से। और आपका सिक्योरिटी वही है कि अगर आप पैसा आपका इरोड ना हो, कम ना हो, पैसा आपका बढ़े ही सही। तो इसलिए रिस्क यहाँ पे भी होती है, ना निवेश करना भी एक रिस्क है, क्योंकि आपके 1 लाख रुपए 10 साल बाद आपको जो आज 1 लाख में मिलता है उसका आधा भी नहीं मिल पाएगा। कार मिलती है अगर आज 3 लाख में, तो आपको स्कूटर मिलेगा, तो रिस्क है वो, राइट? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा, ये हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जितने सारे एसेट क्लास है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, डेट हो या इक्विटी हो, तो उसमें इक्विटी की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छी रहती है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो लोग फिक्स्ड इनकम के विकल्प जैसे फिक्स डिपॉजिट है या टर्म डिपॉजिट है, इसको चुन लेते हैं और उसमें पैसे लगाते हैं कि भैया इक्विटी तो बहुत रिस्की है। अब जोखिम से डरने वाले जो ऐसे निवेशक हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? मनीष जी, यही बोलूंगा, जोखिम जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, दोनों जोखिम को समझें। हमें जोखिम ये दिखता है कि हमने आज निवेश किया, मान लीजिए ब्लू चिप फंड में, या फिर स्टॉक खरीदे हमने, मान लीजिए, राइट? आज हमने हम्म। कोई अच्छे, हमने कंपनी रिसर्च करके 4 स्टॉक्स खरीद लिए। अब कुछ ऐसे मैक्रो सिचुएशन होगी, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी रिसर्च जो हमने पढ़ा, हमने सीखा, उसके भी बियॉन्ड है वो। तो हो सकता है उससे आपके 4 5 जो शेयर्स खरीदे थे आपने, उनकी शेयर प्राइस गिर गई, तो आपका जो नेट एसेट्स थे, जितनी आपकी टोटल मूल्य था वहां पे, वो कम दिखेगा आपको। हम्म। तो ये जोखिम है जो आप बात कर रहे हैं, जो डर का जोखिम है। लेकिन अगर आपने समझदारी से प्लान किया है, समझदारी कहाँ होती है? समझदारी होती है कि कितना अमाउंट आपने उन स्टॉक्स में डाला। अगर आपने कहा कि मुझे अगले महीने बिल पे करने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो भी आपने स्टॉक में डाल दिए, या फिर अगले महीने आपको किराया देना है घर का और आपने वो भी इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि आपके पास कंट्रोल नहीं, कितना भी आपने रिसर्च कर लियो, कितना भी अच्छा शेयर हो, गिरना ऊपर होना में कुछ आपकी नॉलेज है और कुछ फिर मार्केट डिपेंडेंसीज हैं शॉर्ट टर्म में। तो वो रिस्क आपने ज्यादा ले ली, क्योंकि आपने अपना कोर पैसा डाल दिया। दूसरा ये होता है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये लॉन्ग टर्म में चाहिए आपको पैसा, तो आपने कंपनी की रिसर्च अच्छी की है, और अगर आपने मान लीजिए 6 महीने में गिर भी गया, तो ये वॉर और ये जो मैक्रो सिचुएशन है, क्रूड की प्राइस है, लिक्विडिटी है, हम्म। यूएस की, इंडिया की, ये सब क्या शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, 6 महीने होती है, साल होती है, 2 साल हो जाती हैं। बट अगर आप कभी भी पिछले इतिहास में देखें 25 30 साल से इंडिया का, और अगर 50 60 साल का आप यूएस का या डेवलप कंट्रीज का देखेंगे, तो 5 6 साल में साइकिल होके आपको ज्यादा रिटर्न दे देती है, अगर आपने अच्छी कंपनीज में किया है, जो कि लॉन्ग टर्म विजन से हैं, अच्छे प्रमोटर्स हैं, उनके उनका बिजनेस का फंडामेंटल जो बना रहे हैं, वो चीज वो जरूरत की है किसी ना किसी की, आज भी आएगी, और बाद में अगर 100 करोड़ लोग भी यूज कर सकते हैं वो चीजें। तो अगर ऐसी थॉट प्रोसेस से आपने कंपनियां चुनी हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो अपना दे जाएगा रिटर्न, क्योंकि वो कंपनीज अगर ढंग से करती रहेंगी तो उनका बिजनेस बढ़ता रहेगा। बिजनेस बढ़ता रहेगा तो शेयर प्राइस बढ़ती रहेगी। तो ये तो रिस्क आप को। हमारे जी, आप हमारे दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो प्लान के साथ जाएं और लॉन्ग टर्म का ही नजरिया रखें, क्योंकि इक्विटी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं। क्या मैं सही हूँ? शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो लोग समझते हैं मार्केट के मूवमेंट्स, वो ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग भी जो करते हैं अगर वो रेस्पॉन्सिबली करें। जी। रेस्पॉन्सिबली का क्या मतलब होता है? रेस्पॉन्सिबली का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आप कितना पैसा डाल सकते हो, आपको पता है कितनी रिस्क ले सकते हो, और आप
कब बेचना है कब खरीदना है पे आप बिहेवियरली आप स्ट्रांग रहते हैं। इसका मतलब है कि आप डिसीजन ले लेते हैं जो आपने रूल सेट किया अपने लिए। आप इमोशनल नहीं हो जाते कि यार नहीं मैंने तो पैसे डाल दिए और मैं तो प्रॉफिट लेके ही निकलूंगा। आपको वो इमोशंस नहीं बीच में आते हैं। आप बिहेवियर आप अपने कंट्रोल कर लेते हैं कि यार मैंने रूल बनाया है कि मैं इतने पे बेच दूंगा इतने पे खरीदूंगा और मैं वैसे ही एकदम ऑब्जेक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। तो वो ट्रेडिंग भी रेस्पॉन्सिबली कर सकते हैं आप। और अगर आप नए हैं या फिर आप कम कम जानते हैं, एक्चुअली नए पुराने से ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर आपकी टाइम टू लर्न मार्केट, मतलब आप जितना सीखना चाहते हैं, जितना समझना चाहते हैं, जितना आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जितना कैपिटल आप इसमें डालना चाहते हैं, पैसा आप अपना कितना डालना चाहते हैं, वो अगर कम है रिलेटिवली, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें क्योंकि वो तो सेफ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो सेफर है अगर आप ना कुछ इन्वेस्ट करें उससे भी ज्यादा। क्योंकि अगर आपने कंपनीज अच्छी सेलेक्ट की है और कंपनीज अच्छी सेलेक्ट नहीं करने में टाइम नहीं है, तो आप ईटीएफ्स ले सकते हैं या फिर लार्ज कैप फंड्स ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर प्रोफेशनल्स हैं या फिर वो ओवरऑल मार्केट को ट्रैक कर रहा है और वहां पे आपको पता चल रहा है कि वहाँ ट्रांसपेरेंटली से भी रेगुलेटेड फंड्स हैं जहाँ पे काफी रूल्स डिफाइंड है, 20-25 साल के एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल्स हैं। तो ये म्यूचुअल फंड के लिए भी इजी है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आपको खुद से स्टॉक्स करना है, तो आप अच्छी कंपनीज अपनी रिसर्च के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत एक्साइटमेंट आता है और आपको लगता है कि आप अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, तो आप फिर ट्रेडिंग कर लेते हैं। और ट्रेडिंग में भी काफी लोग पैसे बनाते हैं, काफी लोग नहीं भी बनाते हैं क्योंकि वहाँ इमोशंस बीच में आ जाते हैं। तो वन हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो किस लिए कर रहा है और जिस एग्जैक्टली। कर रहा है उसके लिए अमाउंट फिक्स रखे। आज ट्रेडिंग में अपना सारा पैसा डाल देंगे और अगेन आपकी गलती के कारण या बाहर मार्केट की गलती के कारण अगर कम हो गए, तो आपको लगेगा यार ट्रेडिंग तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही गलत चीज है। सेम इन्वेस्टिंग में भी हो सकता है, सब जगह हो सकता है, लेकिन आपको बस अपने आप को बैलेंस रखना है इसमें। हमारे एक दर्शक हैं, वो आपकी बातें सुनकर कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफ तरीका क्या है? सो शेयर मार्केट में जैसे ग्रो ऐप है, हम सारे ऑप्शंस देते हैं जिसमें भी इन्वेस्ट करना हो। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, आईपीओ में अप्लाई करना है, बॉन्ड्स खरीदने हैं। तो इन्वेस्ट करने का ब्रॉड तरीका ऐसा होता है कि आपको किसी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको अपना केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी का मतलब होता है कि आपका पैन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आप अपनी वेरीफाई करेंगे। एक बार वेरीफाई हो जाता है, जो कि सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से, देन आप वहाँ पे अपना मनी ट्रांसफर करके आपको वहाँ पे ऐप पे दिखते रहेंगे कौन से शेयर की प्राइस क्या है, कौन से म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्ट करना है आपको, क्या है उसका डेटा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसकी, वो सारा आप कंज्यूम कीजिए। बाहर भी कंटेंट बहुत चलते हैं जिससे आप सीख सकते हैं। जैसे एक शो है जिसके जरिए हम मतलब कोशिश तो कर रहे हैं आपको सब बताने के लिए, बट इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जब आप जाएंगे और खुद से रिसर्च करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है, आई थिंक ये अच्छा है स्टार्ट करने के लिए, कि दिमाग में चलने लग जाए, एक डर खत्म हो हम्म। जाए, मोटिवेशन आ जाए, ट्रिगर आ जाए। और उसके बाद आप फिर थोड़ा इन्वेस्ट करके सीखेंगे, थोड़ा आप पढ़ लिख के सीखेंगे, लोगों से बात करके सीखेंगे जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। स्ट्रांगली एक मैं कहूँगा कि किसी की एडवाइस ब्लाइंडली मत मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कह देंगे यार ये शेयर तो 4 गुना हो जाएगा, खरीद लो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ऐसा आप सोचे भी मत। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपने जो भी लोगों की इन्फॉर्मेशन और हेल्प एडवाइस ली है उसको आप खुद वैलिडेट कर लीजिए। तो एक बार आपने अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपने देख लिया, रिसर्च कर ली, उसके बाद आपको बस क्लिक करना है ट्रेड करना है या क्लिक करना है इन्वेस्ट करना ओके। सर, बाजार में निवेशकों के तो ऐसे निवेश करने के तमाम ऑप्शंस हैं। है। लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, तमाम तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, लिक्विड फंड से लेके और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स तक, डेट फंड्स वगैरह, बॉन्ड्स हैं, गोल्ड है, अब तो रीट भी आ गया है। तो पहले और दूसरे दर्जे के शहरों में जो लोग रहते हैं, वो तो इन ऑप्शन से भली भांति परिचित है और इसका फायदा उठाते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार, अपने गोल्स के अनुसार इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, तो वहां के लोग अब भी बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट तक सीमित हैं। या आप कैसे देखते हैं कि ये जो ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के, ये उन लोगों तक भी पहुंचे? मनीष जी, हमने जब 5 साल पहले ग्रो स्टार्ट किया था, हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम इसको कैसे डेमोक्रेटाइज करें निवेश को। उसका क्या मतलब है कि काफी लोगों को दो प्रॉब्लम है। एक तो अच्छी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है वहां पे, और दूसरा जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों को खुद को लगता है कि वो एंटाइटल्ड ही नहीं है इसके लिए। उनको लगता है कि ये एक्सपर्ट्स की चीजें हैं,
ये चीजें तो बड़े लोगों की जिनके ज्यादा पैसा है, तो हमने काफी इस पे काम किया है, और कॉन्फिडेंटली हैप्पीली मैं बता सकता हूँ आपको कि आज 900 से ज्यादा शहरों से लोग निवेश कर रहे हैं ऐप के थ्रू। सो ऐप के थ्रू उनको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, उनको वहां पे ब्रांच होने की जरूरत नहीं है किसी भी ब्रोकर की या एजेंट की या बैंक की या किसी की। आज गूगल पे या iOS पे जो भी फोन है वहाँ डाउनलोड करते हैं ऐप, और वहाँ उस ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिसके पास भी इंटरनेट है वो यूट्यूब पे कंटेंट देख लेता है, सीख लेता है, वो समझ लेता है कि क्या क्या निवेश के तरीके हैं। और ये जो आप ट्रेंड कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो एक्सेस थी नहीं वहाँ पे लोगों के पास। और अब वो चेंज हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। अगर आप देखेंगे तो जो ये सेबी की लैंग्वेज में T30 सिटीज होती हैं कि भाई टॉप 30 के बाद वाली सिटीज, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वहां से डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, वहां से फोलियोज बने जा रहे हैं, तो काफी अच्छे ग्रोथ में हो रहा है। क्योंकि इंफॉर्मेशन जिससे आपको पता चलता है कि कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको डिसीजन लेने हैं, वो स्प्रेड हो रही है थ्रू इंटरनेट। हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसमें 10 से 12 मिलियन, मतलब 1.5 से 1.25 करोड़ लोग पर मंथ, नए लोग वो कंज्यूम करते हैं। और उसमें केवल एजुकेशनल कंटेंट है, उसमें कुछ नहीं है। हर बार हम कोशिश करते हैं सिखाने की कि कैसे निवेश शुरू करते हैं, कैसे निवेश अच्छे से करते हैं, कैसे इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते हैं, कैसे मार्केट के न्यूज़ को परसीव करते हैं। ये चल रहा है। वैसे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, मतलब ग्रो के तो हैं क्योंकि हम कर रहे हैं हमें पता है, बट आप बाहर जाके देखेंगे तो बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं। तो आई थिंक अब वो चेंज हो रहा है, और आज आज कोई किसी भी शहर में बैठा है, अगर उसको लगता है कि उसको नॉलेज नहीं है, वो जाए सर्च करे, उसको नॉलेज मिल जाएगी बिल्कुल मातृभाषा में। जो भी जिस शहर के, जिस राज्य के वो लोग हैं, चाहे हिंदी बोलते हैं, चाहे गुजराती बोलते हैं, चाहे वो कन्नड़ा या तेलुगु तमिल बोलते हैं, जो जो जिसकी भाषा है उसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जब एक बार उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ऐप पे जाके बहुत ही आसानी से वो निवेश कर सकते हैं। तो ये बदल रहा है, थोड़ा साल और लगेंगे, बट आई थिंक आप देखेंगे कि अब ये क्वेश्चन कम हो जाएगा पूछना। जागरूकता बढ़ रही है लोगों में आपके अनुसार जागरूकता धीरे बढ़ रही धीरे। है। जो पेनिट्रेशन है निवेश के इन ऑप्शंस का वो बढ़ता जा रहा है और लोग अब जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल सर। अ, हमारे एक दर्शक का प्रश्न है हर्ष जी, कि शेयर मार्केट में अभी कमजोरी देखी जा रही है और वो एक बड़ी रकम 10 लाख रुपए का निवेश शेयर मार्केट में करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या नीति अपनानी चाहिए? उनको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के जरिए या फिर सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए? आपकी क्या सलाह होगी उनको? मनीष जी, बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन ही है प्रिडिक्ट करना कि मार्केट कहाँ जाएगा, कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता। मतलब ना ना मुझे ना कोई जो एक्सपर्ट्स हैं किसी को भी नहीं पता होगा। समझदारी यूजुअली इसी में होती है कि आप जल्दी निवेश स्टार्ट कर दें और एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करें। आज आपको डायरेक्ट हम्म। म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स भी सिस्टमेटिक प्लान से करें। अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी, मतलब आपको शेयर्स, आपको कुछ कंपनीज हैं तो उसकी रिसर्च कर लें, समझ लें कि आज वो जो कंपनी का शेयर गिरा हुआ है वो गिरा हुआ उसके खुद के फंडामेंटल्स, उसके बिजनेस मॉडल के कारण गिरा है, या जो एक्सटर्नल अनरिलेटेड फैक्टर्स हैं उसके कारण गिरा है। और उसके हिसाब से आप सही टाइम पे निवेश करना शुरू करें, और वहां पे भी आप खत्म मत करें। क्योंकि जो आपको कंपनी रिसर्च करके आपने कंपनी अच्छी देख ली है, जब आप पहली बार सारा पैसा मत डाल दीजिए, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, और उसको शॉर्ट शॉर्ट टाइम पे भी डाइवर्सिफाई कीजिए, मल्टीपल कंपनीज में भी कीजिए और शॉर्ट शॉर्ट टाइम में भी कीजिए। क्योंकि आपको मूवमेंट का पता नहीं है। आज आपको ये पता है कि मार्केट वीक है, बट हमें ये नहीं पता कि हम्म। इससे वीक जाएगा, इससे और वीक जाएगा, या इससे वापस उभरेगा। तो ये आपको, मुझे या किसी को पता चलना बहुत मुश्किल है। तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। हमें बस ये सोचना चाहिए कि अगर कंपनी अच्छी है तो हमने उसके शेयर्स खरीदे, और जब मूवमेंट होगा तो उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, और हम ऑर्गेनाइज रहेंगे। सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें कि हम रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, कि जो हमने सोचा है कि भाई इतना बढ़ेगा या फिर इतना गिर जाएगा तो फिर आप बेचेंगे उसे, वो आपको जो मैनर रखना है, आपको ओबीडियंस, वो आपको काफी स्ट्रांग रखनी है। एक बार आपने वो रखी हुई है तो फिर आप, मार्केट गिर रहा है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पीपल, लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, कुछ कुछ अच्छी कंपनीज है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, उनका हम्म। रिलेटिवली प्राइस गिरा हुआ है। अगर आप सोचते हैं उसमें आप लॉन्ग टर्म 10 साल बाद भी अगर आप वो शेयर ओन करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा होगा, क्योंकि वो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कहीं नहीं जाएगा, बेसिक मॉडल से रिलेटेड है वो, जो एक इंसान को जरूरत पड़ती हैं चीजें। उनकी टीम आपने देखा है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है आपने, उनके प्रमोटर्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं, उन्होंने टफ टाइम में भी अच्छे डिसीजंस लिए हैं। आपको लगता है वो इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट का या कस्टमर्स यूजर्स हैं हमारे, उनका अच्छा सपोर्ट है,
लोगों को ब्रांड अच्छी लगती है, प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी कंपनीज के सिलेक्शन कीजिए। फिर आप थोड़ा फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लीजिए कि वो प्राइस है कैसा है। ये करने के बाद जब आप डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन रिव्यू करते रहिए, क्योंकि रिसर्च में डेटा आता रहता है। बट आप जी लॉन्ग टर्म सोचिए। और अच्छा टाइम है, मतलब अभी क्या, मेरा तो हमेशा कहना होता है कि हमेशा ही अच्छा टाइम होता है, मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो। शुरू करने का कोई गलत टाइम नहीं होता। पैसा अगर आपके पास बहुत सारा एक साथ पड़ा है तो उसको ब्रेक कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए, और सिस्टमेटिक वे में, मतलब या तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो एसआईपी होता है म्यूचुअल फंड में बहुत पॉपुलर है, वो आप अपने स्टॉक्स में भी जब आप खरीदते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कैसे अपने आप को सिस्टमेटिक रखें, और निवेश करना शुरू कीजिए। जी, एक और प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन था और कई मतलब नवविवाहित जोड़े जो हैं वो हैं, तो उनको क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अभी अपनानी चाहिए, खास तौर से जो हाल फिलहाल जिनकी शादी हुई है उनकी। सो मेरा मानना ये है कि हमेशा निवेश के लिए मैं जैसे आपको बताया, राइट, दो चीज होती है कि आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी जरूरत भी है। तो जरूरत तो आपको पहले से ही थी, जब से आप कमा रहे हैं तब से जरूरत है कि आप कुछ पार्ट हम्म, अपना सेव करें, सेव करके इन्वेस्ट करें। शादी हो गई तो जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है, पहले भी जिम्मेदारी थी क्योंकि आप सोशल सर्कल में अपने फैमिली के साथ हैं, और आपको पता है आज नहीं तो फ्यूचर में शादी होगी, तो आपने पहले भी जो सेविंग की, बट शादी के साथ थोड़ी जिम्मेदारी और खर्चे दोनों बढ़ गए हैं। तो आप थोड़ा सा फ्यूचर का प्लान कर लीजिए, इन द सेंस कि आपका खर्चा अभी से लेके कैसे चेंज होने वाला है। तो उस हिसाब से आपकी सेविंग्स कम होगी, या आप दोनों कमा रहे हैं तो आप सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। आप दोनों साथ में कमा रहे हैं और सेविंग अच्छी हो रही है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। आप अभी रिस्क लेना चाहेंगे, आपका कोई बड़ा खर्चा प्लान है, मान लीजिए आप कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, जिस भी आप लाइफ मोड में हैं, आपका कुछ खर्चा प्लान है, तो आप उसके हिसाब से भी ध्यान रख लीजिए। बट निवेश मत रोकिए, सेविंग्स जितनी आप कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज मत कीजिए। शादी के मतलब अभी तो टाइम है, एंजॉय कीजिए। तो आप अपने निवेश को कम, अपने सेविंग्स को या खर्चों को कम करके सेविंग बढ़ा के, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करके बहुत ज्यादा फ्यूचर के लिए मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ बैलेंस कीजिए, जैसे समझ लीजिए कि क्या आपकी नीड आने वाली है, उसके हिसाब से आप अपने प्लान बेटर करिए, और जितनी रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से निवेश कीजिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर के जो गोल्स हैं उसको देखते हुए वो सेविंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान उसके हिसाब से बनाएं। बिल्कुल। चलिए हर्षी, आपका आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और आपने हमारे दर्शकों को इन्वेस्टमेंट के कई फॉर्मूलाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। हमें भरोसा है कि ये टिप्स हमारे दर्शकों के पैसों को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। जागरण डायलॉग्स में हम हमेशा आपके फायदे की बात करते हैं। यह कार्यक्रम आप दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर्षी।